महिला अपने पति मंजून के साथ रहती थी। मंजून सुबह काम पर जाता था और शाम को लौटता था। मंजून, तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। भारती, अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता। इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। मंजून, कल जो 50 रुपये दिए थे, दो, कुछ ज़रूरी काम है। भारती, मेरे पास नहीं है। मंजून, कहाँ गए? कल ही तो दिए। भारती, सब्जी लेकर आई हूँ, सप्ताह भर की सब्जी एक साथ लेकर आई हूँ। मंजून, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी सारी सब्जियाँ एक साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भर की ही सब्जी नहीं देती तो इतनी सब्जी क्या करोगी? भारती, अगर आपको सब्जी नहीं देती तो मैं खुद खा जाती हूँ। यह जो तुम्हारी गोद में तोंद है ना, वो ऐसे ही बढ़ रही है। मंजून, देखो, मेरे पेट के बारे में कुछ मत कहा करो, नहीं तो। भारती, नहीं तो क्या? मंजून, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भारती, अरे जाओ जाओ तुम। मंजून, जुबान संभाल के। भारती, अरे कहा न जाओ। मंजून भारती के ऊपर हाथ उठाते हुए रुक जाता है। भारती, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। मंजून, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। भारती गुस्से से बाहर चली गई। मंजून भी काम पर निकल गया। जब मंजून शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई नहीं दिखाई देता। मंजून, अरे सुनती हो, कहाँ गई? लेकिन कोई जवाब नहीं आते। मंजून, अरे कहाँ गई तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आता। मंजून फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर मंजून घर के दरवाजे की ओर जाता है। वहाँ से गुजर रही एक औरत से पूछता है, मंजून, दादी, क्या आपको भारती को कहीं जाते हुए देखा है? दादी, नहीं मेरा बेटा, मैंने तो सुबह से उसे नहीं देखा। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ मंजून के पास आता है। आदमी, भैया वो भाभी वो। मंजून, मैं तुम्हारी भाभी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। आदमी, अरे भैया वो भाभी वहाँ। मंजून, कहाँ? वो बताओ। आदमी, भैया आप मेरे साथ चलो। आदमी मंजून को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। मंजून को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहाँ सामने एक लाश पड़ी हुई होती है जिस पर कफन डाला हुआ होता है। मंजून, अरे वो कौन है? क्या हुआ है इसे? आदमी, भैया हमें बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो। मंजून ने जैसे ही कपड़ा उठाया वह ज़मीन पर बिखर गया और चीख चिल्लाकर रोने लगा। भारती, भारती उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? आदमी, भैया यह कभी नहीं उठेगी। पिछले 2-3 घंटे से हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मंजून, सुलेखा उठो, तुम उठो, मजाक मत करो, मेरे साथ चलो। चलो उठो, घर चलो। आदमी, भैया संभालो अपने आप को। मंजून, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी तो पुलिस वालों वहां पहुंचते हैं और लाश का मुआयजा करने लगते हैं। गांव वाले ने किसी तरह मंजूर को संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है। किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है? आदमी, नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा। मुझे तो इस नत्थू ने बताया था। नत्थू साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भाभी यहाँ पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। पुलिस वाला, इनका मतलब इनकी हत्या कैसे हुई, इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता? गांव वाले, नहीं साहब नहीं। पुलिस वाला, हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस वहां आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। अगले ही दिन एक पुलिस वाला मंजून के घर पहुंचा। मंजून, दीवार पर टंगी तस्वीर से, अरे क्या हो गया तुमको? इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? पुलिस वाला, मंजून, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुमने अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना है। पुलिस वाला मंजून को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। इंस्पेक्टर, हाँ तो मंजून, सुलेखा नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है वह तुम्हारी पत्नी है?
हाँ मंजून जी साहब। इंस्पेक्टर, किसने मारा है उसे? किसी पर कोई शक? मंजून मंजून जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। इंस्पेक्टर, पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े की, उसकी मारपीट भी करते थे। मंजून, नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। इंस्पेक्टर, अच्छा, तो इसी नोक झोंक में तुम कल अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था? मंजून साहब, भगवान की कसम, केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं था। इंस्पेक्टर, सच सच बोलो, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच में फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक न हो? मंजून, नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? इंस्पेक्टर, रोज रोज के नोक झोंक से तंग आकर आखिर तुमने उसे निपटा दिया ना? मंजू, नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मुझे तो लगता है ये सब उस शमशानी शेरा का किया हुआ है। उसी की वजह से हम दोनों के बीच नोक झोंक होती रहती थी। इंस्पेक्टर, कौन शेरा? मंजून साहब, यह हमारे गांव के शमशान का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है। बहुत खतरनाक आदमी है साहब। भारती रोज उससे मिलने जाती थी। मैंने जब उसे कहा जाने को मना किया तो वह कहती थी कि वह मेरा भाई है। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब किया है। इंस्पेक्टर, ठीक है, हम पूछताछ कर लेंगे। जब तक तहकीकात जारी है, तुम्हें ज़रूरत के समय बुलाया लिया जाएगा। अभी तुम घर जा सकते हो। मंजून, हाँ, मैं सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शमशान जाता है। वहाँ पर किसी एक अंतिम संस्कार हो रहा था और शेरा अपने पेट में एक कंबल लपेटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए हर तरफ बैठा हुआ था। सिपाही, क्या तुम ही शेरा हो, इस शमशान का चौकीदार? शेरा, हाँ मैं हूँ। इंस्पेक्टर, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। शेरा, अब तुम्हें क्या पूछताछ करनी है? तुमने कब, अब कौन मारा है? यह तो सब अपने अंतिम समय में ही आते हैं। सिपाही, अरे तू ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़। इंस्पेक्टर, चल अब अपनी फिलोसफी झाड़ना बंद कर और यह बता कि मंजू की पत्नी भारती यहाँ रोज़ रोज़ क्यों आती थी? शेरा, ये मेरा निजी मामला है। कल रात मंजू की पत्नी को किसी ने कत्ल कर दिया और उसे बीच जंगल में फेंक दिया, और तुझे मस्करी सूझ रही है? शेरा, खून? मेरी बहन का खून? यह कब हुआ? किसने किया यह सब? इंस्पेक्टर, चल अब नौटंकी करना बंद कर। सब गांव वाले को पता चल गया है। तूने अभी तक पता नहीं चला? तेरा यह ड्रामा न हम के सामने नहीं चलेगा। अब सच सच बता रहा हूँ, भारती की हत्या के जुर्म में तुझे अंदर कर डालूं। शेरा साहब, मैं शमशान में अकेला रहता हूँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए भारती बहन ने मुझे कहा था कि जब तक वह है वो मुझे खाना हर रोज़ पहुंचा दिया करेगी, और उन्होंने अपने मुंह में से मुझे भाई भी कहा था। शेरा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। भारती, तुम्हें इस बहन को होते हुए चिंता क्यों करते हो? मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी। शेरा, सच बहन? भारती, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें खाना के खर्चे भी देना होगा। शेरा, हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपया दिया करूँगा। भारती, 200 रुपया में तो 10 दिन भी नहीं चला करेगा। एक काम करो, तुम 500 रुपया दे दिया करना। शेरा, हाँ हाँ ठीक है। शेरा, भारती बहन मुझे खाना देने आती थी और हर महीने मैं उसे 500 रुपया दिया करता था। इंस्पेक्टर, मैं कैसे मान लूँ कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है? मंजू ने तो इस बारे में कोई बात नहीं बताई। शेरा, इस बारे में किसी को नहीं पता। भारती बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था, और अगर मंजू को इस बारे में पता चलता तो वह उन पैसों को भी शराब में उड़ा देता। इंस्पेक्टर, अरे हम तो कैसे मान लूँ कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास? शेरा साहब, सब्जी वाले को यह बात पता थी। सुलेखा बहन ने खुद उससे इस बारे में बताया था। सिपाही, अब यह सब्जी वाला कौन है? शेरा, रामनाथ सब्जी बेचता है और उसे सब कुछ पता है। सिपाही, सर मुझे तो लगता है मंजून की पत्नी का खून इसी ने किया और अब यह कहानियाँ बना रहा है। शेरा, नहीं साहब,
मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस औरत ने मुझे बहन बनाकर खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। शेरा, मैं हर रोज़ लोगों को इस शमशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात पे यकीन करो, मैं कभी अब ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। इंस्पेक्टर, अरे ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जब तक मंजूर की पत्नी के खूनी पकड़ा नहीं जाता, तब तक इस गांव को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। शेरा हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सिपाही, सर मुझे तो लगता है भारती की हत्या इस शेरा ने ही की है। पकड़ा जाने के डर से कहानी बना रहा है। इंस्पेक्टर, ना, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके सामने लोगों की चिंता जताती है और उसने परिवार वालों को रोते बिलखते देखते हैं। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। दोनों रामनाथ सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। रामनाथ, भिंडी, गोभी, तुरई ले लो। सिपाही, अरे क्या तू ही है रामनाथ? रामनाथ, जी साहब मैं ही हूँ। बोलिए कौन कौन सब्जी दूँ? सिपाही, तेरी तो पूरी ठेली खरीदनी है। रामनाथ, क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी दावत होने वाली है। सिपाही, अरे दावत तो तेरी आज मैं बनाऊंगा। हमें यह तहकीकात के लिए आए हैं, एक हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए, और तुम्हें दावत की पड़ी है। इंस्पेक्टर, बता तू मंजू की पत्नी के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है। सिपाही, और अब क्या तुझे साफ सूंघ गया? बता भी अब। रामनाथ साहब, भारती भाभी बहुत अच्छी थी, मुझसे ही सब्जी लेकर जाती थी। हाँ, मगर पैसे पूरे नहीं देती थी। इंस्पेक्टर, तू शेरा और भारती के बारे में क्या जानता है? रामनाथ, हाँ, शेरा के लिए खाना लेकर जाती थी, खुद भारती भाभी ने मुझे बताया था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना किया था। उसका जो पति है मंजून, वह बहुत ही गुस्से वाला और खर्चीले किस्म का आदमी है। जितना भी कमाता है वह सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देता है। इसलिए भाभी को लगता था कि वह पैसे भी उसके लिए ले लेगा। इसलिए साहब मैं बस इतना जानता हूँ। इंस्पेक्टर, अगर कुछ और बात है तो अभी बता दे, अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधे अंदर कर जाऊँगा। मर्डर का मामला है, जमानत नहीं होगी। रामनाथ साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर, चल बता अब। रामनाथ साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने के लिए आई थी तो उसके साथ उसकी पड़ोसन शशि कलुआ की पत्नी भी आई थी। दोनों ही मुझसे सब्जी ले रही थी। भारती, भैया आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। रामनाथ, भाभी कटहल तो 50 रुपये किलो है। भारती, अरे तुम कर तो दो, शेरा भैया ने मुझे अलग से पैसे दिए हैं उसके लिए। शशि, ओ भैया जरा पाव पटल तो दे दो। रामनाथ, कुछ और तो लो, कटहल तो खत्म हो गया। शशि, क्यों झूठ बोल रहे हो, इतना सारा तो पड़ा है। रामनाथ, यह सब तो भारती भाभी ने ले लिया है। शशि, इतने का क्या करेगी, आदमी है या भूत? भारती, हाँ सब, अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन तुमसे तो कम ही है। शशि, भारती, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। भारती, मेरे लक्षण छोड़ो, तुम अपने लक्षण की बात करो। शशि, मैं अभी तेरी शिकायत करके तुझे मजा चखाती हूँ। रामनाथ साहब, मुझे बस यही बात पता थी। इंस्पेक्टर और कुछ रामनाथ, लेकिन साहब। इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। इंस्पेक्टर, खूनी इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही उससे गिरफ्तार करने लगा। रामनाथ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, शायद तेरी कहानी अधूरी है, चल इसे पूरा कर। रामनाथ, शायद शशि भाभी के जाकर मंजू से शिकायत कर दी और वहाँ आ गया। मंजू, मेरा मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो, जब मैंने मांगे तब उसे के तुम्हारे पास नहीं थे। रामनाथ, अरे भाई कहो
काहे को झूठ बोल रहे हो? भारती भाभी को तो सेरा हर महीने 500 रुपया देता है। मंजू, अच्छा तो उन पैसों को यारी में उड़ा देती हो? चलो मुझे पैसे दो पैसे। भारती, नहीं नहीं, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। रामनाथ, अरे तुम दोनों लोग झगड़ा मत करो, यहाँ से जाओ। दोनों ने हाथापाई शुरू हो गई। मंजू ने भारती को गला पकड़ा और तेजी से पीछे से धक्का दिया। भारती सीधा जाकर ठेले के कोने से टकराई और उसके सिर से खून बहने लगा। मंजू ने उसे उठाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। रामनाथ, अरे भैया ये क्या किया तुमने? मंजू, अरे कुछ नहीं, अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। रामनाथ साहब, उसके बाद पता नहीं भाभी की लाश जंगल के बीच मिली। इंस्पेक्टर, तुमने बात छुपाकर गुनाह किया है। रामनाथ साहब, मैं डर गया था, अब आप बचा लो। इंस्पेक्टर, अब अपराधी को सजा देने में हमारी मदद करो। इंस्पेक्टर, तुम उस मंजूर के खिलाफ अदालत में गवाही देनी होगी। रामनाथ, जी साहब, मैं अदालत में सब कुछ सही बोल दूंगा। सिपाही लौटते समय, सर आपको पता कैसे चला कि रामनाथ कुछ छुपा रहा है, उससे बात को घुमाया है? इंस्पेक्टर, तुमने सुना नहीं, शशि और भारती में झगड़ा हुआ और उसने उसे सबक सिखाने की धमकी भी दी। बस मैंने यही बात सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया, उसने सब कुछ सही सही उगल दिया। इंस्पेक्टर और सिपाही मंजू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर, तुम्हें क्या लगा गुनाह करके तू बच जाएगा? बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे कातिलों को सोच से भी लंबे। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।